everyone, welcome back to Learning of 12th Standard Business Studies. My name is Pooja. So in my last tutorial, I had duly covered who can file a complaint, against whom consumer can file a complaint, consumer rights and responsibilities as important segment or concept of your chapter 12, that is consumer protection. So आज के ट्यूटोरियल में आई एम गोइंग टू कवर द रिड्रेसल एजेंसीज ऑपरेटिंग एज पर द नॉर्म ऑफ योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, विच मीन्स दैट हम जो भी कंज्यूमर हैं, अगर हमें कोई भी ग्रीवियंसेस होती हैं, कोई भी कंप्लेन होती है, तो डेफिनेटली एज पर द राइट टू बी हर्ड के अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी कंप्लेंट्स को फाइल करवा सकते हैं. बट किस तरीके से करवाना है, कैसे करवाना है, क्या क्या एजेंसीज़ हैं जो कि हमारे लिए काम करती हैं, कौन कौन से फॉरम्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसका जो टॉपिक है या जो सेगमेंटेशन है, उसको मैं कवर करूँगी आज के ट्यूटोरियल में. At the same time, after completion of this segment, I'll be completing or I'll be talking or discussing about क्या क्या रेमेडीज़ या रिलीफ्स अवेलेबल होते हैं एक कंज्यूमर को, अगर उसकी जो ग्रीवियंस है अगर वो जेन्युइन होती है तो उसको क्या क्या रेमेडीज़ या सोल्यूशन ऑफर करे जाते हैं बाय मीन ऑफ redressal agencies. So for the redressal of consumer grievances, the consumer protection has set up 3-tier machinery, which means that अगर किसी भी कंज्यूमर का कोई भी ग्रीवियंस है, कोई कंप्लेन है या कोई डिससेटिस्फैक्शन है, सो एज पर द राइट टू बी हर्ड ऑफ कोर्स वो एक कंप्लेन को फाइल कर सकता है. सो इस चीज़ को कोप अप करने के लिए या सोल्यूशन ऑफर करने के लिए किसी भी कंज्यूमर को एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू एक सेटअप किया गया है 3 लेवल्स ऑफ ऑपरेशन का या रिड्रेसल एजेंसीज का, जो कि डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. जो पहला पार्ट है दैट इज़ योर डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट इज़ योर स्टेट एंड थर्ड वन इज़ योर नेशनल कमीशन. आज यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, तो इसीलिए इनको 3-टायर मशीनरी या 3 लेवल मशीनरी भी बोला जाता है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिड्रेसल एजेंसीज़ हैं वो 3 लेवल पे ऑपरेट करती हैं या 3-टायर मशीनरी के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, तो उन्हीं 3 को भी हमें कवर करना है वन आफ्टर वन. तो सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद स्टेट एंड देन हम मूव करेंगे टूवर्ड्स योर नेशनल कमीशन. सो डिस्ट्रिक्ट फॉरम बेसिकली गवर्न करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट. इट इज़ सेट इन 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट फॉरम इन ईच फॉर्म. सो जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है वो कंसिस्ट करता है एक प्रेसिडेंट को, एंड अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट दे हैव 2 अदर मेंबर्स, एंड आउट ऑफ 2 मेंबर्स डेफिनेटली उनमें से एक का फीमेल होना या वुमेन होना ज़रूरी है. दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट. सो सेकेंड फीचर को यहाँ पे कवर करते हैं. It can receive consumer complaint of not more than ₹20 lakhs value, which means that कि यहाँ पे consumer जो हैं वो अपनी जो complaints को फाइल करेंगे that would be up to 20 लाख रुपीज़ ऑफ वैल्यू ओनली. इसके अबाव का जो भी अमाउंट होगा वो डील करेगा डेफिनेटली आपका स्टेट कमीशन. सो जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम है वो सिर्फ 20 लाख्स के अंदर तक का ही जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट होगा या वैल्यू ऑफ गुड्स होगा या उससे रिलेटेड जो केसेस होंगे या कंप्लेंट्स होंगी उसको यहाँ पे सुनेगा. On receiving the complaint, the district forum shall refer to the complaint to the opposite party concerned and send the sample of goods for testing in a lab, which means that कि जैसे ही एक कंज्यूमर ने किसी भी सेलर या मैन्युफैक्चरर या डीलर के अगेंस्ट कोई भी केस को फाइल किया या कंप्लेंट को फाइल किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो है वो एक्शन लेना इनिशिएट करेगा जिसके अगेंस्ट यहाँ पे या जिसके लिए यहाँ पे कंप्लेंट फाइल होगी. डेफिनेटली जो नोटिस होगा वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम उस तक पहुँचाएगा, उसको कॉन्टैक्ट करेगा एंड उसको बताएगा दैट एक ऐसा केस या कंप्लेंट उसके अगेंस्ट फाइल करी गई है. एट द सेम टाइम ये भी चीज़ ज़रूरी होगी, जो आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरम है वो क्या करेगा, जो भी गुड्स के अगेंस्ट डिससेटिस्फैक्शन है उसको लैब टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा. The district forum, after being satisfied that goods are defective or there is some unfair trade practices, can issue an order to opposite party, which means कि यहाँ पे district forum जैसे ही एक lab testing के लिए उस goods को भेजेगा, sample के form पे जब goods को भेजा जाएगा lab में test करने के लिए, तो उसका जो result आएगा अगर वो positive आता है, which means that favor में आता है उस consumer के, तो अगर ये clear होता है कि वो जो goods हैं वो defective हैं, and if you do remember defective
का मतलब मैंने आपको पहले ही इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में क्लियर किया था। सो अगर कोई भी ऐसा बेंचमार्क जो कि उस प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और द प्योरिटी, अगर उसमें से कुछ भी ऐसा मिसिंग है तो फॉर श्योर यहाँ पे वो लैब टेस्टिंग के थ्रू क्लियर हो जाएगा। एंड अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस किया गया है बाय मीन ऑफ दैट कंज्यूमर, तो वो भी चीज़ क्लियर हो सकती है। और इस डिससेटिस्फैक्शन का जो रिजल्ट है अगर वो जेन्युइन होता है तो इसी लैब टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड होके जो आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो अपना जजमेंट सुनाता है। इस केस में जो आपको सोल्यूशन मिल सकता है इट कुड बी कि जो आपने प्रोडक्ट को यहाँ पे ख़रीदा है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, एंड उसके साथ आपको जो प्राइस आपने पे किया होगा उस गुड को ख़रीदने के लिए वो भी आपको रिटर्न करने के लिए बोला जा सकता है बाय मीन ऑफ द कोर्ट, या आपको कोई भी कॉम्पनसेशन को पे आउट करने के लिए सजेस्ट किया जा सकता है बाय मीन ऑफ द कोर्ट अगर कोई आपको इंजरी या कोई लॉस हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट product. At the same time, अगर as a consumer if you're not satisfied with the verdict or with the judgment of the district forum, then of course you have the right कि आप अपील कर सकते हो स्टेट फोरम में। बट डू रिमेंबर दिस कि ये जो जजमेंट है और जो वर्डिक्ट दिया है डिस्ट्रिक्ट फोरम ने, अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन है इनके वर्डिक्ट से, सो डेफिनेटली आपको 30 दिन के अंदर तक ही, मतलब कि जिस दिन आपका यहाँ पे वर्डिक्ट क्लियर हुआ है या पास ऑन हुआ है बाय मीन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके 30 डेज़ के अंदर ही आप इनके जो जजमेंट है इसको चैलेंज कर सकते हो इन द स्टेट कमीशन, बिकॉज स्टेट कमीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर वाले लेवल है जहाँ पे रिड्रेसल एजेंसीज के फॉर्म पे ही वर्क करता है। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट 30 डेज़ के बाद अगर कोई ऐसा चीज़ होती है कि आप कोई चैलेंज करते हो वर्डिक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम इनटू योर स्टेट कमीशन, तो वो एंटरटेन नहीं होगी। Now coming down to your state commission, so it is set up in each state by the government concerned, which means that कि जो state commission है वो यहाँ पे जो state आपकी जो government होगी वो यहाँ पे regulate करती है या उसको set up करती है। तो अब इसके important features को हम लोग cover कर लेते हैं। So इसके इंपॉर्टेंट फीचर को कवर करते हैं। सबसे पहला है ईच कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड इट हैज़ एटलीस्ट 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो स्टेट कमीशन है उसको कौन अपॉइंट करता है, ऑफ कोर्स आपका स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। अगर हम लोग पैनल की बात करें कि कौन कौन लोग स्टेट कमीशन में रिड्रेसल को ऑफर करते हैं या सोल्यूशन ऑफर करते हैं, सो आउट ऑफ दैट जो है वो उसमें से एक प्रेसिडेंट होता है एंड अगेंस्ट 2 मेंबर होते हैं, जैसे कि हमने कवर किया था आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम के केस में या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फोरम के केस में। सो इनको जो अपॉइंटमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। इसी के साथ यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि ये जो 2 मेंबर्स हैं उसमें से एक का फीमेल होना ज़रूरी है। So if I talk about point number B or the feature number B, which means that a consumer can make a complaint to the state commission when value of goods or services and compensation claim exceeds rupees 20 lakh but not exceed rupees 1 crore। मतलब कि यहाँ पे आप एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो स्टेट कमीशन फोरम में जाके, एंड आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपको वैल्यू ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है या जो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा या मिल सकता है वो अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए। बट डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर कि वो अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर का ना हो, बिकॉज यही जो फिनेंशियल सेगमेंट है या स्लॉट है उसी के कॉम्पनसेशन या केसेस में स्टेट कमीशन डील करता है। बाकी जो आप नॉर्म्स देखोगे वो नॉर्म्स बिल्कुल सिमिलर है, वो प्रोविज़न बिल्कुल सिमिलर है जिस तरीके से स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम काम करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द स्टेट कमीशन कैन ऑल्सो रेफर टू द कंप्लेंट टू द ऑपोजिट पार्टी एंड सेंड द गुड्स फॉर टेस्टिंग इन द लैब। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पे अगर किसी भी सेलर के अगेंस्ट या डीलर के अगेंस्ट या मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल होता है, सो डेफिनेटली यहाँ पे स्टेट कमीशन क्या करेगा, उसको उस कंप्लेंट की इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा, बताएगा, एंड जो भी गुड्स होंगे उसको लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा एंड लैब टेस्ट के ऊपर बेस्ड होके बेसिकली जो वर्डिक्ट होगा वो दिया जाएगा। The state commission after being satisfied can order to the opposite party to either replace or repay or pay compensation। So जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो काम करता है उसी नॉर्म्स पे ये भी काम कर रहा होता है। एंड जो आपको यहाँ पे रेमेडी मिल सकती है, इट कुड बी कि आपको जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस करने के लिए बोला जा सकता है, रीपे आपको करना पड़ सकता है एज अ सेलर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, एंड आपको कॉम्पनसेशन भी रिसीव हो सकता है कि इसकी जेन्युइन क्वालिटी को देखते हुए। एट द सेम टाइम इन द केस the agreed
aggrieved party is not satisfied, they can appeal before the National Commission within 30 days of passing an order. तो अगेन ये भी वही सेम नॉर्म है जिस नॉर्म पे डिस्ट्रिक्ट फोरम काम करता है कि अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन जनरेट हुई है आउट ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ द जजमेंट जो कि आपको स्टेट कमीशन ने ऑफर किया है, सो डेफिनेटली आप इसको चैलेंज कर सकते हो नेशनल कमीशन में जाके, बट यू अगेन हैव टू टेक केयर दैट कि 30 डेज़ का टाइम स्लॉट ही आपको ऑफर किया जाता है. सो ऑफ कोर्स अगर इफ़ यू प्लानिंग टू चैलेंज द वर्डिक्ट और यू वांट टू फाइल द केस इन फ्रंट ऑफ द नेशनल कमीशन, देन फॉर श्योर यू हैव टू टेक केयर कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा. नाउ लेट्स कवर द नेशनल कमीशन. ये थर्ड लेवल या थर्ड टायर है जिसके अकॉर्डिंगली रिड्रेसल ऑफर किया जाता है कंज्यूमर्स को. सो जो नेशनल कमीशन इट इज़ सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच मीन्स दैट जो नेशनल कमीशन है उसको कौन अपॉइंट करता है या कौन सेटअप करता है, ऑफकोर्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. बट अगर हम लोग ने बात करी थी आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम की और स्टेट कमीशन की, तो हमने क्या नोट किया था, जो स्टेट कमीशन है या जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली वो ये काम को करती है या रेगुलेट करती है या ऐसे फॉरम्स को बनाती है. बट अगर आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता चलता है इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर हम लोग पैनल की बात करते हैं कि कितने लोग इसको कंप्राइज करते हैं, कंसिस्ट करते हैं एज अ टीम, सो ऑफ कोर्स वी हैव अ प्रेसिडेंट एंड एट द सेम टाइम इनको 4 लोगों की और रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि हमने बात करी थी डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन में, वहाँ पे 2 एडिशनल मेंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, बट यहाँ पे जो एडिशनल नंबर की मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो 2 से बढ़ के 4 हो जाती है. एंड इनके जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जो सिलेक्शन होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है. अगर हम बात करते हैं आगे फीचर की, दैट इज़ ऑल कंप्लेंट्स आर पर्टेनिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1 crore कैन बी फाइल्ड विद नेशनल कमीशन, विच मीन्स दैट अगर एक कंज्यूमर को कंप्लेन करनी है टू द नेशनल कमीशन, देन ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस या कॉम्पनसेशन क्लेम हैज़ टू बी in exceeding manner of your ₹1 crore. So next is on receiving the complaint, the National Commission can also refer it to opposite party and send goods for testing. तो ये भी सेम नॉर्म पे काम करेंगे. Of course they will be informing the manufacturer or the dealer or the seller about the same complaint जो कि उसके अगेंस्ट फाइल हुई है. एंड अगर कोई गुड्स को टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, लैब टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑफकोर्स तो इनका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि वो लैब टेस्टिंग के लिए उस गुड्स को भेज देंगे, सो एज टू नो कि केस कितना जेन्युइन है या कंप्लेंट कितनी जेन्युइन है. So after considering the lab report and hearing to the party against whom the complaint is filed, National Commission जो है वो अपना एक ऑर्डर को पास करती है. So the National Commission has the power to issue orders for replace or mentor removal and to pay the compensation for loss, which means कि यहाँ पे नेशनल कमीशन के पास क्या अथॉरिटी है कि वो इशू कर सकती है ऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट टू कि जो भी प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मार्केट में अवेलेबल है उसको डिसकंटिन्यू भी करवा सकती है, रिप्लेस भी करवा सकती है, और आपको कॉम्पनसेशन पे करने के लिए भी बोला जा सकता है अपने कंज्यूमर को जिसने केस फाइल किया है, कंप्लेंट फाइल करी है. सो इफ़ यू डू रिमेंबर कि एक रिसेंट टाइम में केस हुआ था, एक कंप्लेंट फाइल हुई थी अगेंस्ट मैगी नूडल्स के अगेंस्ट. सो मैगी नूडल्स में कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट मिला था, एक ऐसा कंपोनेंट मिला था विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कंज्यूमर्स. सो वो जो केस था दैट वाज ऑफ कोर्स द पार्ट ऑफ योर नेशनल कमीशन जजमेंट. सो नेशनल कमीशन ने इस चीज़ को लुक आफ्टर किया एंड उसके बाद टेस्ट के लिए, लैब टेस्टिंग के लिए उस बैच लॉट का, मतलब कि उस टाइम में जो भी मैगी प्रोड्यूस हुई थी उसको टेस्टिंग के लिए भेजा था, उस सैम्पल के थ्रू भेजा गया था. एंड उस लैब टेस्टिंग के रिपोर्ट्स के थ्रू पता चला था कि ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से इसको हम लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कैटेगरी में फॉल करवा सकते हैं. सो उस टाइम जो नेशनल कमीशन है उन्होंने जजमेंट दिया था कि जो मैगी है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन उन्होंने डिसकंटिन्यू किया एंड अगेन दोबारा से उन्होंने उस बैच लॉट को हटा के दोबारा से प्रोडक्शन इनिशिएट करी एंड दोबारा से इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी गई जहाँ पे एवरीथिंग वाज फेयर, सब कुछ ठीक था. तो दोबारा से मैगी ने ऑपरेट करना इन द मार्केट फेयर फॉर्म पे रीस्टार्ट किया था. सो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इफ़ अगर नेशनल कमीशन ने जो जजमेंट दिया है, जो वर्डिक्ट दिया है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, तो आप क्या कर सकते हो. ऑफ कोर्स सो इस केस में आपको जो ऑर्डर रिसीव हुआ होगा एंड डिससेटिस्फैक्शन आपको जनरेट हुई है आउट ऑफ दैट वर्डिक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, जो कंप्लेनिंग पार्टी है वो अपील कर सकती है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. बट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है सिर्फ वो उन्हीं केसेस की सुनवाई करेगी या केसेस को सुनेगी जिसका कॉम्पनसेशन वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर का होगा.
सो आपके पास ये लास्ट चांस होता है, ये लास्ट अथॉरिटी होती है जो कि आपके जजमेंट को सेटिस्फैक्शन में ट्रांसलेट कर सकती है। बट डू रिमेंबर कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो उन्हीं केसेस की सुनवाई करेगी जिसकी कॉम्पनसेशन वैल्यू वुड बी मोर देन ₹1 करोड़। सो अभी हमने रिड्रेसल मशीनरी कवर किया जहाँ पे हमने बात करी रिगार्डिंग योर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। एंड फर्दर अगर आप नेशनल कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो ऑफ कोर्स यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, बट यू हैव टू टेक केयर कि आपका कॉम्पनसेशन वैल्यू शुड बी एक्सीडिंग टू ₹1 करोड़। सो डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो सबसे लोवेस्ट लेवल पे ऑपरेट करती है, उसका कॉम्पनसेशन वैल्यू जो होती है सबसे कम होती है। एंड इसी तरीके से जो स्टेट कमीशन है वो ओवर एंड अबव काम करती है आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम के, जहाँ पे 20 लाख के ऊपर के केसेस और 1 करोड़ से कम के जो कॉम्पनसेशन वैल्यू के केसेस होते हैं वो स्टेट कमीशन डील करती हैं। फर्दर अगर नेशनल कमीशन की हम बात करें कंक्लूडिव पार्ट में, तो नेशनल कमीशन 1 करोड़ तक के कॉम्पनसेशन को ऑफ कोर्स यहाँ पे देखती है एंड आई मीन मोर देन 1 करोड़ के कॉम्पनसेशन को देखती है। एंड सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली सिर्फ उन्हीं केस की सुनवाई दोबारा से करेगी या सुनेगी जिसका कॉम्पनसेशन चैलेंज किया गया होगा या वर्डिक्ट चैलेंज किया गया होगा बाय द मीन ऑफ योर नेशनल कमीशन वर्डिक्ट। सो हमने ये भी बात कर ली कि अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन होता है या अगर यू नॉट हैप्पी विद द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड जो प्रोडक्ट ने क्लेम किया था, तो ऑफ कोर्स अगर आपको डिससेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन में ट्रांसलेट करना है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। तो बाय मीन ऑफ रिड्रेसल एजेंसी आपको क्लियर किया गया है दैट यू पीपल हैव 3 लेवल्स टू कॉन्टैक्ट टू अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन है। तो अब इस कैटेगरी या इस सेगमेंट में या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या रेमेडीज़ आपको अवेलेबल हो सकती हैं बाय मीन ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट अगर आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस किया हुआ होता है तो। सो रेमेडीज़ के फॉर्म पे कंज्यूमर को बहुत तरीके की सोल्यूशन मिल सकते हैं। सबसे पहला है टू रिमूव डिफेक्ट इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अगर आपका गुड्स जो आपने ख़रीदा था या जो आपने कमोडिटी ख़रीदी थी अगर वो डिफेक्टिव था, डिफेक्टिव का मतलब बहुत तरीके से मैंने रिलेट करना आपको पहले भी सिखाया है कि अगर आपकी प्योरिटी का कॉम्प्लिकेशन है, क्वांटिटी का, क्वालिटी का, या जो प्रोडक्ट ने क्लेम किया था वो परफॉर्म नहीं कर पाया है, सो इसको हम लोग डिफेक्टिवनेस बोलेंगे। एंड डेफिशिएंसी का मतलब इन टर्म्स ऑफ योर सर्विसेज इज अगेन दैट कि जो बेंचमार्क था, जो स्टैंडर्ड था सर्विस का, अगर वो चीज़ क्लेम नहीं बोली गई थी और वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाया वो सर्विस, डेफिनेटली एज अ कंज्यूमर ऑफ गुड्स के फॉर्म पे, कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज के फॉर्म पे अगर आपने कोई केस को फाइल किया है, कंप्लेंट को फाइल किया है, तो कोर्ट जो है वो आपके लिए आपके फेवर में ये बोल सकता है या ये जजमेंट दे सकता है दैट कि जो भी सेलर है या जो भी मैन्युफैक्चरर या जो भी डीलर होगा वो क्या करेगा, वो उस डिफेक्ट को रिमूव करके देगा आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस एक्सपीरियंस से। Next is to replace defective goods with no defect, which means कि जो आपने यहाँ पे goods को ख़रीदा था अगर वो defective थे तो definitely आपको क्या मिलेगा, उसके बदले एक नया प्रोडक्ट को रिप्लेस करके न्यू प्रोडक्ट आपको ऑफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर रिफंड प्राइस पेड। सो आपको ये भी ऑफ़र किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ रेमेडी, जो भी प्राइस आपने पे किया होगा एज अ कंज्यूमर टू द अल्टीमेट सेलर और द ट्रेडर सो एज टू हैव द पोजेशन ऑफ दैट गुड, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये भी ऑप्शन मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ द रेमेडी कि आपके पैसे जो आपने दिए थे प्राइस के फॉर्म पे वो आपको वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कोई इंजरी या कोई भी ऐसा लॉस को एक्सपीरियंस किया है, अगर ये चीज़ जेन्युइन फॉर्म पे प्रूव हो जाती है इन द कोर्ट, देन फॉर श्योर आपको यहाँ पे एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन या जो आप उसको क्या बोलेंगे भुगतान आपको दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट मिल सकता है। ऑफ कोर्स उस इंजरी या उस लॉस को कम्प्लीटली तो एलिमिनेट नहीं किया जा सकेगा आपकी लाइफ से, बट कुछ हद तक जो मॉनिटरी लॉस आपको मिला है उसको आपको यहाँ पे कॉम्पनसेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज टू पे पेनिटिव डैमेजेस इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। अगर कोई भी आपको यहाँ पे लॉस या कोई भी इंजरी सफ़र हुई होगी तो उसका जो भी एक्सपेंस इनकर हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस एक्सपेंसेस, तो ऑफकोर्स वो भी पे करने का ऑर्डर जो है वो कोर्ट आपके फेवर में दे सकती है। नेक्स्ट इज टू डिसकंटिन्यू अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इफ़ यू डू रिमेंबर हमने इसके बारे में पहले बात करी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिस है जो कि ऑफकोर्स फेयर नहीं है सेलर के पर्सपेक्टिव से। अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए वो मिसलीडिंग एड्स दे सकता है या अनफेयर तरीके से ब्लैक मार्केटिंग कर सकता है, होर्डिंग कर सकता है, सप्लाई को रिस्ट्रिक्टिव कर सकता है, ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज कर सकता है आपसे। तो इस तरीके से वो क्या करेगा,
सो इस केस में अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्सपीरियंस आपने करी है और आपने केस को या कंप्लेन को फाइल किया है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका जो कोर्ट है वो आपके फेवर में ये इसलिए तरीके से काम कर सकता है कि वो उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करवा देगा मार्केट से। नेक्स्ट इज नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। अगर कोई भी ऐसा गुड मार्केट में अवेलेबल है या सर्विस ऐसी अवेलेबल करवाई जा रही है जिसकी वजह से वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, तो एज़ पर द राइट टू सेफ्टी, हमने पढ़ा है राइट टू सेफ्टी। सो राइट टू सेफ्टी के फॉर्म पे आपको आपका ये अधिकार है कि आपको वो गुड्स या सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल ना मिले या ना कराई जाए जिससे आपकी लाइफ थ्रेटन हो सकती है। नेक्स्ट इज विड्रॉ ऑफ हैजर्डस गुड्स फ्रॉम सेल। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग और सेफ्टी पर्सपेक्टिव से वो चीज़ सही नहीं है, तो यहाँ पे कोर्ट आपका फेवर में क्या बोलेगी दैट कि जो भी गुड्स ऐसे मार्केट में मिल रहे हैं उसको उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सेलर है वो मार्केट से विड्रॉ करेगा और आगे से या आगे फ्यूचर में ऐसे गुड्स आपको अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे द मार्केट टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ इट। नेक्स्ट इज टू सीज मैन्युफैक्चरिंग हैजर्डस गुड्स। अगर ऐसे गुड्स मार्केट में अभी अवेलेबल हैं जो कि हैजर्डस हैं या लाइफ थ्रेटनिंग है या सिक्योर्ड नहीं है या सेफ़ नहीं है, तो यहाँ पे जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी सीज कर दिया जाएगा, उसको भी रोक दिया जाएगा कम्प्लीटली। नेक्स्ट इज टू पे एन अमाउंट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड और पर्सन टू बी यूटिलाइज इन द प्रिस्क्राइब मैनर, विच मीन्स यहाँ पे कि कंज्यूम अगर ऐसा कोई केस होता है जो जेन्युइन होता है और वो प्रूव हो जाता है, सो यहाँ पे कोर्ट फेवर में क्या बोल सकती है दैट ये सब चीज़ें तो करेगा ही करेगा जो ऊपर मैंने बोला है, उसमें से कोई भी 1 या 2 या 3 रेमेडी आपको मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द जेन्युइननेस ऑफ द केस और द एक्सटेंट ऑफ द लॉस और द इंजरी। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो है उसमें कम से कम 5% तो उस जो सेलर को या डीलर को या जो मैन्युफैक्चरर जिसके अगेंस्ट भी केस फाइल हुआ है उतना अमाउंट उसको ऑफर करना पड़ेगा उस फंड के फॉर्म पे। अगर यहाँ पे कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से आपने अट्रैक्टेड फील हुए या अपीलिंग फैक्टर क्रिएट किया या जिसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट इफेक्ट क्रिएट हुआ आपका इन द पॉजिटिव नॉर्म एंड आपने उस गुड्स को ट्राई करना इनिशिएट किया, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ है कोई भी डिससेटिस्फैक्शन, तो उस मिसलीडिंग एड को करेक्ट करवाने का काम भी जो होगा वो भी दे सकती है कोर्ट आपके फेवर में। नेक्स्ट इज टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू पार्टीज़। कोई भी ऐसा कॉस्ट या कोई भी ऐसा खर्च जो कि अग्रीव्ड पार्टी ने करा है एंड डिससेटिस्फैक्शन उसको जनरेट हुई थी बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट यूसेज और परचेजिंग ऑफ इट या कंजप्शन ऑफ इट, एंड फॉर श्योर यहाँ पे जो भी कॉस्ट रिलेटेड होगा उस इंजरी का, उस लॉस का या एनी ऑफ द फैक्टर जिसकी वजह से उसने एडिशनल खर्च किया होगा उस सेटिस्फैक्शन को ट्रांसलेट करने के लिए, तो वो खर्चों का जो एक्सपेंस है या जो कॉस्ट फैक्टर है वो भी रिमूवल के फॉर्म पे या वो भी रिप्लेसमेंट के फॉर्म पे जो आपका कोर्ट है आपके फेवर में आपके लिए डिक्लेरेशन कर सकता है कि एज अ कंज्यूमर यू आर गोइंग टू गेट दैट कॉस्ट कॉम्पनसेशन ऑल्सो। सो आज के ट्यूटोरियल में हमने कवर कर लिया है कि कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज़ के फॉर्म पे, लेवल्स के फॉर्म पे आपको कंज्यूमर कोर्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं बाय मीन ऑफ योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके थ्रू आप अपने केसेस को सुनवा सकते हो, केसेस को फाइल कर सकते हो, कंप्लेन को फाइल कर सकते हो एंड किस किस कॉम्पनसेशन वैल्यू को ध्यान में रख के आपको केसेस को फाइल करना होगा इन द रिस्पेक्टिव कोर्ट ऑफ कोर्स, सो एज टू गेट द करेक्ट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड द डीलिंग। और इसके साथ हमने ये भी कवर किया कि कौन कौन से रेमेडीज़ या सोल्यूशन या रिलीफ आपको कोर्ट ऑफर करवा सकता है एज अ कंज्यूमर डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट एंड द लेवल ऑफ द जेन्युइननेस ऑफ द केस टू बी फाइल्ड। सो वन मोर थिंग टू बी स्पेसिफाइड ओवर हियर इज़ कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट और नेशनल कमीशन के बारे में हमने डिस्कशन करी है, सो ऑफकोर्स एज अ कंज्यूमर आप डायरेक्ट अपील भी कर सकते हो उनके पास जाके। आई मीन ऐसा नहीं होगा दैट यू नीड टू हायर अ लॉयर एवरी टाइम एंड आप तभी जा सकते हो तभी आपके केस की सुनवाई होगी या केस फाइल होगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली यू कैन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम और द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन, बट यू ड्यूली हैव टू टेक केयर ऑफ द कॉम्पनसेशन वैल्यू कि जिस कॉम्पनसेशन वैल्यू में वो डील इन करते हैं, तो यू शुड बी टारगेटिंग द राइट काइंड ऑफ द लेवल और द कोर्ट सो एज टू गेट द करेक्ट काइंड ऑफ जजमेंट. So that's all for today's tutorial. Thank you so very much.